इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, मुझे उस प्रतिक्रिया पर कभी भी कोई भी हैरानी नहीं थी। एक लंबा चौड़ा इतिहास वो भी है जिसमें दलितों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप में पूरी तरीके से परिलक्षित होता है कि क्यों ये लोग इतने दुस्साहसी हो गए हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किशोर के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई दलित बनाम जो अपर कास्ट के बीच की लड़ाई है। रोहित वेमुला ने जो आत्महत्या की थी उसने पूरे देश के दलितों को पूरी तरीके से अंदर तक झकझोर दिया था। क्यों ना लोग ये सवाल पूछे कि दरअसल वो दलित थे इसलिए उनका सम्मान करने में उनसे चूक होगी। सबसे कड़वी सच्चाई है जिससे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदुत्ववादी आंखें चुराना चाहते हैं। जाति के आधार पर जो सर्वोच्चता बोध है वो अभी भी कुछ लोगों के मन में है कि क्या हिंदुत्ववादियों ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये सवाल तो आरएसएस के लोगों से पूछा जाना चाहिए था। तो ये अपने आप में नैतिकता विरोधी बात हो जाती है, इतिहास विरोधी बात हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जूता उछालने की कोशिश सीजेआई गवाही की ओर, और अब वो गूंज बिहार चुनाव के मैदान में। एक तरफ बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रो पड़े, बोले मैं भी दलित हूं, ये दर्द हम सबका है। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हमलावर की तारीफ कर रहे हैं, साहस की। सीजेआई के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले को थाने से छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और अजीत भारती थाने से निकलते हुए कहते हैं सरकार हमारी, सिस्टम हमारा। दरअसल आज बिहार कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेश राम ने आंसू बहाते हुए कहा, यह सिर्फ सीजेआई पर नहीं, करोड़ों दलितों और संविधान पर हमला है। आरएसएस बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा का नतीजा है ये। उन्होंने पुरानी घटना का जिक्र भी किया, जब सीजेआई मुंबई पहुंचे थे, जब सीजेआई ही बने थे, शुरुआत की बात है, तो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर ने रिसीव नहीं किया। सीजेआई ने खुद कहा था लोकतंत्र के तीनों स्तंभ बराबर हैं, सम्मान दिखाना चाहिए था, प्रोटोकॉल के हिसाब से काम होना चाहिए था। सीजेआई की मां बहन ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई। मिशन अंबेडकर के संस्थापक ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखा। अनिरुद्धाचार्य के छाती फड़वानी है बता वाली धमकी और अजीत भारती के आपत्तिजनक बयानों पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी ने निंदा तो की, लेकिन हमलावर पर चुप्पी, और यह भी नहीं कहा कि मैं हमलावर को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा कभी। अजीत भारती को थाने बुलाया, गिरफ्तारी की खबर चली, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी उसके साथ दिखे। इसके बाद कांग्रेस की सुप्रिया शिंदे बोली, मोदी जी ये तो आपकी सहमति है। वहीं अजीत ने ट्वीट कर फिर कहा, जो मैंने अब शुरुआत में कहा, कि सरकार हमारी, सिस्टम हमारा। उसके बाद और हां, कर्नाटक बीजेपी नेता भास्कर राव ने तो हमलावर वकील की हिम्मत की तारीफ की। अब सवाल यह है कि यह मामला किधर जा रहा है, अब इसमें क्या होने वाला है? क्या यह बिहार चुनाव में चिंगारी देगा? क्या दलित वोट खेल करेगा? क्या राहुल गांधी और क्षेत्रीय दल इसे उठाकर एनडीए को घेरेंगे? और क्या मोदी केवल एक ट्वीट कर आराम से वोट पा लेंगे, या दक्षिणपंथी ये समझाने में जनता को कामयाब हो जाएंगे कि भगवान ने ही कहा होगा ये सब करने को? क्यों रामराज में तो ये सब भगवान भरोसे ही होगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और समझेंगे इस मुद्दा कितना बड़ा हो रहा है और ये क्या क्या चीजें चल रही हैं। आशुतोष सर। हाँ बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि अब ये पूरा का पूरा मामला, जैसा कि हम कई बार इसको कह चुके हैं, कि वाकई में न केवल दुखदाई है बल्कि एक खतरनाक मोड़ लेता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, मुझे उस प्रतिक्रिया पर कभी भी कोई भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं कि जो लोग भारत के इतिहास को सिर्फ पिछले 1200 साल का इतिहास बता के उसकी एक अलग तरीके से उसकी विवेचना करने की कोशिश करते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि भारत हजारों साल का भारत का एक इतिहास रहा है। और उस हजारों साल के इतिहास में एक लंबा चौड़ा इतिहास वो भी है जिसमें दलितों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है, दलितों को गैर बराबरी का दर्जा दिया गया है, दलितों को हेय नजर से देखने की कोशिश की गई है और उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया है। ये भारत के समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हर बार कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक दल इसको देखना नहीं चाहते हैं और खासतौर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल इस बारे में आंख मूंद लेना चाहते हैं। तो जब मैंने खुद उस तस्वीर को देखा कि अजीत भारती
जिन्होंने वो शर्मनाक ट्वीट किया था, वो थाने में जाते हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता दिखाई पड़ता है और फिर उसको छुड़ा के लेके आते हैं। सोच लीजिए, इससे बहुत कम संवेदनशील ट्वीट्स पे, या ऐसे ट्वीट जिनका कोई अर्थ नहीं था, जो बिल्कुल अपने आप में ठीक ठाक ट्वीट थे, उस पर लोगों को जेल में जाना पड़ा है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मैं जिक्र कर रहा हूं। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग हैं जिनको न केवल जेल जाना पड़ा है, बल्कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी है और उसके बाद उनको किसी तरीके से जमानत मिल पाई, यानी जेल से छूट पाए हैं। इस तरीके का ट्वीट अगर किसी दक्षिणपंथी ने नहीं किया होता, अगर उस तरीके का ट्वीट अगर हिंदुत्ववादियों की तरफ से नहीं हुआ होता, अगर किसी दूसरे लोगों ने किया होता, तो मुझे इस बारे में किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि लंबे समय तक वो आदमी जेल में सड़ता और उसको बड़ी मुश्किल से जमानत भी मिल जाती। लेकिन थाने में ले जाके उसके ट्वीट को खाली डिलीट कराया। ये सिस्टम है। ये जो जिस अभिमान के साथ ये आदमी कहता है कि सरकार भी अपनी, सिस्टम भी अपना, सब कुछ अपना, वो बल्कि इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप में पूरी तरीके से परिलक्षित होता है कि क्यों ये लोग इतने दुस्साहसी हो गए हैं, क्यों ये लोग किसी के खिलाफ भी कोई भी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनको अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि वो कुछ भी कर लेंगे, उनके खिलाफ ना तो पुलिस कोई कार्रवाई करेगी और ना ही किसी तरीके कोई एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर इस तरीके की घटना, इस तरीके का ट्वीट अगर किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होता, तो अब तक उनके घरों पर बुलडोजर चल गए होते और उनके घर परिवार को इस तरीके से परेशान किया जाता कि ता उम्र वो बेचारे परेशान घूमते। इसलिए ये बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। आपने जिस भास्कर राव का जिक्र किया, वो दरअसल एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और उसके बाद वो बेंगलोर के कमिश्नर भी रहे हैं। वो किशोर की तारीफ करते हुए कहते हैं बहुत हिम्मत चाहिए इस बात को करने के लिए। तो ये महज इत्तेफाक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किशोर के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो उसको एक अलग तरीके से पेंट करने की कोशिश की। बाद में जब दबाव पड़ा तो उन्होंने अपना ट्वीट जरूर डिलीट कर, लेकिन सोचिए आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, वो एक मामूली नागरिक नहीं बल्कि आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त सदस्य हैं और वो इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। तो एक बात मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है, हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, कि दरअसल ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई दलित बनाम जो अपर कास्ट के बीच की लड़ाई है, जिसमें दलितों को कभी भी वो सम्मान नहीं दिया गया, उनको हमेशा बहुत दुत्कार के भाव से देखा गया। इसलिए उनके मन की पीड़ा को सिर्फ उसी समाज के लोग समझ सकते हैं। मैंने तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां देने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कभी भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वो कभी भी, वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू की तरीके से काम करते रहे, और वो बाबा साहब अम्बेडकर को दरअसल गाली नहीं दे रहे हैं, वो दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर के बहाने दलितों को बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तो हमारे बराबर आ जाओ। और ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी लोगों को जब इस पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए, तो उनके जो पार्टी के प्रवक्ता है, वो ऐसे लोगों को पुलिस थाने से छुड़ाने का काम कर रहे हैं जो दरअसल पूरे दलित समाज का अपमान कर रहे हैं, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो सर, जो शुरुआत में जब हमला हुआ, तब पीएम मोदी ने शाम को, पहले सब बोले गए कि पीएम मोदी नहीं बोल रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, बीजेपी भी नहीं बोल रही थी, फिर बीजेपी ने भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पीएम मोदी ने भी ट्वीट करा और बहुत सदी हुई जुबान में निंदा करी उसकी और बाकी निकल लिए, ये दिखाने के लिए कि हाँ, ये बोला था कि पूरे देश इससे वो आक्रोशित है और ये सब बोला कि हम इसके खिलाफ हैं, और जो मेन चीज है वो छुपाने की कोशिश करी गई। लेकिन अब तो सब खुल के सामने आ रहा है कि कौन करवा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है ऐसे लोगों को, कैसे आप थाने से निकलते हुए दिखते हैं, कैसे आपका नेता तारीफ करता है और बाकी अब चुप हैं आप, और ये इसलिए भी आपको करना पड़ा होगा कि अब बिहार चुनाव है, तो अब क्या कि अब एक्सपोज होंगे या नुकसान होगा नहीं होगा? देखिए, चुनावी रणनीति, चुनावी राजनीति एक अलग तरीके का खेल है। चुनाव में लोगों का, वोटों का जो बर्ताव है वो अलग तरीके से होता है। जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको अच्छी तरीके से याद होगा, कुछ साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब हैदराबाद में एक बहुत ही ब्रिलियंट छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी। और रोहित वेमुला ने जो आत्महत्या की थी, उसने पूरे देश के दलितों को पूरी तरीके से अंदर तक झकझोर दिया था। उसने जो आत्महत्या के समय जो चिट्ठी लिखी थी, वही अगर कोई पढ़ ले तो उसको समझ में आएगा कि कितना पढ़ा लिखा लड़का था और वो अपने आप को कितना ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा था। उस वक्त भी
उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम आए थे और उस तब भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। बिल्कुल इसी तरीके का वातावरण था। रोहित वेमुला को यहां तक बताने की कोशिश की गई कि वो तो दलित था ही नहीं और वो तो किसी और जाति का था, गलत सर्टिफिकेट था। कभी ये समझने की कोशिश नहीं की गई कि दरअसल रोहित वेमुला ने क्यों आत्महत्या की थी और एक दलित होने की पीड़ा का दंड वो कैसे झेल रहा था। आज लगभग उसी तरीके की बात जो है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बीआर गवई साहब जब मुख्य न्यायाधीश बने, उसके बाद जब पहली बार वो मुंबई गए तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों को उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनके बीच से निकला हुआ एक शख्स वो मुख्य न्यायाधीश की इतनी ऊंची कुर्सी पर पहुंचा है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के डीजीपी को जो प्रोटोकॉल के नाते उनसे आके मिलना चाहिए था और उनका सम्मान करना, वो वहां नहीं दिखाई पड़े। क्यों नहीं दिखाई पड़े? क्यों ना लोग ये सवाल पूछे कि दरअसल वो दलित थे इसलिए उनका सम्मान करने में उनसे चूक हो गई। ये एक मानसिकता का भी प्रश्न है। तो मैं जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सवाल चुनावी राजनीति का है ही नहीं। ये सवाल भारत की उस सभ्यता जनित समस्या है जिसमें कभी भी दलितों को, पिछड़ों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, उनको बहुत ही हिकारत की नजर से देखा गया और जिसके बारे में खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि 2000 साल तक जिनके साथ हमने पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया है, अब कम से कम उनके लिए 200 साल तक आरक्षण हमें देना चाहिए। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हिंदू समाज का वो सबसे कमजोर पहलू है, सबसे कड़वी सच्चाई है जिससे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदुत्ववादी आंखें चुराना चाहते हैं। क्योंकि सनातन के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे और सनातन की आड़ लेकर अगर कोई मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे उसका विरोध कर पाएगी। प्रधानमंत्री जी को तो फौरन इस पूरी घटनाक्रम को कंडेम करना चाहिए। बीजेपी को फौरन इसको कंडेम करना चाहिए। उन्हें इस बात का इंतजार क्यों था कि लोग ये उम्मीद करें, लोग ये पूछें कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही, और जब बोले तो सधी हुई बात क्यों कहे। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये और जिसमें अब राजेश राम जी ने रो पड़े। मैं भी एक और टीवी चैनल देख रहा था, सोशल मीडिया पे उनकी क्लिप्स वायरल हो रही थी जिसमें अभी हाल में दलित समाज से निकलकर एक आदमी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता बनते हैं और उनको जलील करने का काम जब किया जाता है, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती है, तो ये बिल्कुल साफ लगता है कि जाति के आधार पर जो सर्वोच्चता बोध है वो अभी भी कुछ लोगों के मन में है और वो इसीलिए वो बीआर गवई पे जूता उछालने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम करते हैं, उनको गाली देने का काम करते हैं, उनको अंग्रेजों को पिट्ठू बताने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि क्या हिंदुत्ववादियों ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? ये सवाल तो आरएसएस के लोगों से पूछा जाना चाहिए था और ये एक सच्चाई है। आज तो सर आखिरी सवाल, समय थोड़ा हल्का सा ज्यादा हो रहा है लेकिन तब भी आपने कहा कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ते हैं, राजनीति अलग होती है लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखते हैं सामाजिक हिसाब से। लेकिन पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया, बहुत बच के निकले, उनका तो हर कदम उनकी सांसें भी राजनीति से ही चलती हैं, तो वो उनका ट्वीट करना, उनका एक्शन लेना, किसी को अंदर ले जाना, बाहर ले जाना, उनके लोग बाहर दिख रहे हैं किसी के साथ, तो कुछ राजनीति में इंपैक्ट पड़ेगा उनके खिलाफ, तभी तो वो करेंगे, तभी तो वो जाति जनगणना कराएंगे। अगर उनको नहीं लगेगा तो वो क्यों कराएंगे? देखिए, इसमें दो सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या ये नैतिक रूप से सही है कि एक आदमी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो दलित समाज से आते हैं उन पर जूता फेंकने की कोशिश करे और प्रधानमंत्री अगर उसमें चुप रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी अगर लंबे समय तक चुप रहती है तो ये अपने आप में नैतिकता विरोधी बात हो जाती है, इतिहास विरोधी बात हो जाती है और ये बात वो एफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा इसका पहलू ये, कोई भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 17-18% के आसपास भारतीय समाज में दलित तबका है। अगर उसके मन में यह बात चली गई कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के साथ है जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो ये 17-18% जो वोटर है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकता है। तो ये भी एक व्यवस्था है जिसकी वजह से उनको खुलकर सामने आना पड़ा। लेकिन सनातन के नाम पे अगर आप राजनीति कर रहे हो और सनातन की आड़ में लेकर अगर कोई मुख्य न्यायाधीश को अपमानित करने का काम कर रहा है तो फिर ये भी उनके लिए एक बड़े उधेड़ बुन का प्रश्न है कि वो सनातन
के खिलाफ जाते हुए कैसे देख सकते हैं, वो भी उनके लिए एक बहुत। और असल सवाल ये है कि दरअसल पूरी की पूरी विचारधारा जो है वो सवर्णवादी मानसिकता की विचारधारा है, और इसलिए उनके अंदर एक बहुत गहरे बैठा हुआ है और वो उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए इसको खुलकर प्रतिरोध कर पाना भी मुश्किल है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का काम साध्वी प्रज्ञा ने किया था, तब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? सिर्फ यही कहा था, मैं इनको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अब आप सोचिए, बजाय उस घटना को पूरी तरीके से कंडेम करना, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई करना, आपने इतना सा बयान दे के लिप सर्विस करके निकल गए आप तो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात वही है कि जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि करते हैं, लेकिन बहुत सनातन के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते कि सनातन की चेहरा पहन के या ओढ़ के आड़ में कोई हमला करे। तो दोनों तरफ से पीएम मोदी तो हैं, लेकिन चुनाव से मैंने जैसा कि जिक्र किया कि चुनाव में कुछ होगा, कुछ दिखेगा तो पीएम मोदी को। आप खुद 2024 का चुनाव ही याद कर लीजिए, बहुमत पे नहीं है बीजेपी सरकार, बैसाखियों पर है। तो अब ये मुद्दा और आगे बढ़ा तो फिर बैसाखी भी थोड़ी और हिल सकती है, और पता नहीं बैसाखी का क्या हालचाल। कुल मिलाकर ये मुद्दा बहुत ही बड़ा बनता हुआ जा रहा है। कांग्रेस के जो बिहार में चुनाव है उसमें लेके कूद चुकी है, उनके अध्यक्ष खुद दलित हैं। तो ये मुद्दा अब देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तेजस्वी यादव पिछड़े समाज से हैं, वो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, और पूरे देश में ही गूंज रहा है, तो इसकी गूंज कितनी धमक पैदा करती है उस पर हमारी नजर रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.